जीवन की इकाई। 8.1 कोशिका क्या है? जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव और निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाता है और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। 8.1 कोशिका क्या है? कोशिकीय जीवधारी एक स्वतंत्र अस्तित्व यापन व दो जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की। सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फ्रेज क्यूबस्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। कोशिका सिद्धांत। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस श्लाइडन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। उपरोक्त आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। श्लाइडन व श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रूडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओमनिस सेलुल ई सेलुला। इन्होंने श्लाइडन व श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। 8.3 कोशिका का समग्र अवलोकन। आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। उनकी संरचना का स्मरण करें। प्याज की कोशिका को जो एक प्रारूप पादप कोशिका है, उसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकली दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्लीयुक्त संरचना मिलती है। इसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्लीयुक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोट व जिसमें झिल्लीयुक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्धतरल आव्यूह मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्लीयुक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकाओं कहलाती हैं, जैसे अंतर्द्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडी, गोल्जी मिश्र, लयनकाय, लाइसोसोम व राजधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीयुक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। चित्र 8.1 विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाओं का चित्र द्वारा प्रदर्शन। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों, हरित लवक पौधों में व सूत्रकणिका में व खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में भी मिलते हैं। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती हैं। चित्र 8.1 उदाहरणार्थ, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती हैं। ये चित्रकार बहुभुजी, स्तंभ, घनाभ धागे की तरह या असमाकृति प्रकार की हो सकती हैं। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। एक्सक्लूडिंग द डायग्राम्स। 8.4 प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीव पीपीएलओ मिलते हैं। सामान्यतया ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और काफी तेजी से विभाजित होती हैं। चित्र 8.2 माप व आकार काफी भिन्न होते हैं। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं: दंडाकार, बैसिलस, गोलाकार, कोकस, कोशाकार, विब्रियो व सर्पिल, स्पाइरेलम। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र, गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजैविकों के प्रतिरोधी होते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटों में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटों में यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटों में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की ये विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे मीसोसोम कहते हैं। ये वे कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। 8.4.1 कोशिका आवरण और इसके रूपांतर। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इसमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, जैसे बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में भिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक कहते हैं, व जो अभिरंजित नहीं हो पाते उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। कुछ में ये ढीली आच्छद होती है, जिसे अवपंक परत कहते हैं, व दूसरों में ये मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है, जो संपूटिका कैप्सूल कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। ये सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। जीवद्रव्य झिल्ली प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है, को मीसोसोम कहते हैं। यह झिल्ली पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है, या श्वसन, स्रावी प्रक्रिया, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्रफल, एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोट जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णक लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। यदि वो चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका फ्लैजेलन 3 भागों में बंटा होता है: तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और ये कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है, जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघुसुक जैसे तंतु हैं, जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में ये उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती हैं। 8.4.2 राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमी आकार की होती हैं और 2 उप इकाइयों में 50S व 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण मिलता है। बहुत से राइबोसोम एक संरचनात्मक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे बहरूप सूत्र अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र के राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं और कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरणार्थ फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। गैस रसधानी नीलहरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है।
8.5 यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ससीम केंद्र की कोशिकाएं। सभी आदिजीव, पादप, प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गोल्जिकाए एवं कोशिका काय जैसी संरचना मिलती है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती हैं। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारककाय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। चित्र 8.3। आइए अब प्रत्येक कोशिकीय अंगक की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन करें। 8.5.1 कोशिका झिल्ली। वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका है। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं, जो 2 सतहों में व्यवस्थित होती है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। चित्र 8.4। इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाद में जैव रासायनिक अध्ययनों से ये स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की लसिकाणु इथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड होता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग की सुविधा के आधार पर 2 अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होते हैं, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूपेण में झिल्ली में धसे होते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमीर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर गया। चित्र 8.4। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विसहक के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। चित्र 8.4 जीवद्रव्य झिल्ली का तरल किरमीर नमूना। झिल्ली की तरलता इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतराकोशिकीय संयोजन का निर्माण, स्रवण, अंतरकोशिक, कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। जीवद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। ये झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदाहरण विसरण सांद्र प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है, जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम आयन पोटाशियम आयन पंप। 8.5.2 कोशिका भित्ति। आपको याद ही होगा कि कवक व पौधों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल तंत्र झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। यांत्रिक हानियों और संक्रमण से हो रहा नहीं करता, बल्कि ये कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मेनान्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधे में ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है व इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। मध्यपटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टिड की बनी सतह होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रहती है। कोशिका भित्ति एवं मध्यपटलिका में जीवद्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्मेटा आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। 8.5.3 अंत झिल्ली का तंत्र।
झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी काय, लयनकाय व राजधानी अंग आते हैं। सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितल्वक व परऑक्सीजोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। 8.5.3.1 का लिंक अंतर्द्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे, आपस में जुड़े, थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। चित्र 8.5 प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जालिका की बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह पर ये राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यी जालिका एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, उनमें खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका बहुतायत से मिलती है। ये काफी फैली हुई तथा केंद्रक के बाह्य झिल्लिका तक फैली होती है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयडन हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्यी जालिका में होते हैं। 8.5.3.2 का लिंक गोल्जी उपकरण। कैमिलो गोल्जी 1898 ने पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जिकाय कहा गया। चित्र 8.6 ये बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे गोल्जिकाय कहते हैं। गोल्जिकाय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निर्माणी सतह, उत्तलोत्तर सिस व परिपक्व सतह, अवतलोत्तर ट्रांस होती है। अंक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतया अलग होती हैं, लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। गोल्जिकाय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतरकोशिकी लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्रवण करना है। संवेष्टित द्रव्य अंतर्द्रव्यी जालिका की पुटिका के रूप में गोल्जिकाय के सिस सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोल्जिकाय का अंतर्द्रव्यी जालिका से निकटतम संबंध है। अंतर्द्रव्यी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जिकाय के ट्रांस सिरे से निकलने के पूर्व इनके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जिकाय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। 8.5.3.3 का लिंक लयनकाय, लाइसोसोम। ये झिल्ली पुटिका संरचना होती है जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जिकाय में बनते हैं। पृथक्कृत लयनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेज लाइपेज, प्रोटेजेज व कार्बोहाइड्रेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम हैं। लिंक टू 8.5.3.4 रसधानी वैक्यूल। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। इनमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं हैं, भी इसमें मिलते हैं। स्थायी एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में ये कोशिका का 90% स्थान घेरता है। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अपगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आदिजीव में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। 8.5.4 सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता, तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है। यह उसकी कारिकी की सक्रियता पर निर्भर करती है। ये आकृति व आकार में भिन्न होती है। यह तस्तरीनुमा बेलनाकार आकृति की होती है, जो 1.0-4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2-1 माइक्रोमीटर, औसत 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अंतराकाशिका को दो स्पष्ट जलीय कक्षों, बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। भीतरी कक्ष, जो घने व समांगी पदार्थ से भरा होता है, आधात्री मैट्रिक्स कहते हैं। बाह्य का सूत्रकणिका की बाह्य सतसीमा बनाती है। इसकी अंतर्झिल्ली कई आधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है, जिसे क्रिस्टी, एक वचन क्रिस्टी कहते हैं। चित्र 8.7 क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। इसकी दोनों झिल्लियों में इससे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं, जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित हैं। सूत्रकणिका का वायवीय श्वसन से संबंध होता है। इसमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका की शक्ति गृह कहते हैं।
सूत्रकणिका के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम्स 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। कोशिकाओं और कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्ण लवक व अवर्णी लवक। हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटिनॉइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णलवकों में वसा में घुलनशील कैरोटिनॉइड वर्णक जैसे कैरोटिन, जैथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, जैसे आलू। तेल लवक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। हर पौधे के अधिकतर हरितलवक पत्तों की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्कीनुमा व फीते के आकार के अनेक होते हैं, जो विभिन्न लंबाई 5-10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2-4 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में एक क्लाइमैडोमोनास हरी शैवाल से 20 से 40 प्रति कोशिका पर्ण मध्योतक कोशिका हो सकती है। सूत्रकणिका की तरह हरित लवक द्विझिल्ली युक्त होते हैं। उपरोक्त दो में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में चपटे, झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थाइलेकॉइड कहते हैं। चित्र 8.8। थाइलेकॉइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे ग्रेना, एकवचन ग्रेनम या अंतःग्रेना थाइलेकॉइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकॉइड को जोड़ती हैं, उसे पीठिका पटलिकाएं कहते हैं। थाइलेकॉइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे होती है, इसे अंतःकाशिका कहते हैं। हरितलवक की पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इनमें छोटा, द्विलड़ी, वृत्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं। हरितलवक थाइलेकॉइड में उपस्थित होते हैं। हरितलवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S, कोशिका द्रव्य राइबोसोम 80S से छोटा होता है। 8.5.6 राइबोसोम। जॉर्ज पैलेड 1953 ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में उपिकाइयां बड़ी व छोटी उपिकाई होती हैं। यहाँ पर एस्टेस स्वेदबर्ग इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अप्रत्यक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70S व 80S राइबोसोम दो उपिकाइयों से बने होते हैं। 8.5.7 साइटोपंजर साइटोस्केलेटन। प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है, उसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। 8.5.8 पक्षमाभ व कशाभिका, सीलिया तथा फ्लैजेला। पक्षमाभिकाएं, एकवचन पक्षमाभ व कशाभिकाएं, एकवचन कशाभिका, रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अनुलंब है। पक्षमाभ एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है, जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य को गति में सहायक है। कशाभिका अपेक्षाकृत लंबी व कोशिका की गति में सहायक है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप में यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षमाभ व कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अक्षसूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंब अक्ष के समानांतर स्थित होती हैं। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है और 9 द्विक अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9 जोड़ 2 प्रणाली कहते हैं। चित्र 8.10। केंद्रीय सूक्ष्म नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए हैं। केंद्रीय आवरण द्वारा ढके हैं, जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय तान दंड बनती है। परिधीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पक्षमाभ व कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारकाय कहते हैं। 8.5.9 तारककाय व तारक केंद्र, सेंट्रोजोम तथा सेंट्रियोल। तारककाय वो अंग है जो 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं।
यह क्रिस्टलीय प्रोटीन द्रव्य से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूब्यूलन सूक्ष्मनली के बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूक्ष्मनली एक त्रिक होती है। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरीय दंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्ष्माभ व कशाभिका का आधार काय बनाता है और तर्कुतंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्कु उपकरण बनाता है। 8.5.10 केंद्रक न्यूक्लियस। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है उसे क्रोमैटिन का नाम दिया। अंतराकाल अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। केंद्रकीय आधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, जिसे केंद्रक कहते हैं। चित्र 8.11। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से ये स्पष्ट है कि केंद्रक आवरण 2 समानांतर झिल्लियों से बना होता है, जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतया अंतर्प्रद्रव्यी जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है व इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलयन से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। साधारणतया एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि उनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हों? कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे स्तनधारी जीवों की रक्ताणु व संवहनी पौधों में चालनी नलिकाएं कोशिकाएं। क्या तुम सोचते हो कि ये कोशिकाएं जीवित हैं? केंद्रकीय आधात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रिक व क्रोमैटिन मिलते हैं। गोलाकार केंद्रक केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली वो स्थान है जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं, उनमें बड़े व अनेक केंद्रक मिलते हैं। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें गैर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों 23 जोड़ों में बिखरा होता है। आप गुणसूत्र में डीएनए का संवहन पैकेजिंग कक्षा 12वीं में विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र सिर्फ विभाजित कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर भी कहते हैं। इस पर बिंबाकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। चित्र 8.12। तारक काय गुणसूत्र के दोनों अर्धसूत्रों सूत्र के एक बिंदु पर पकड़कर रखता है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। चित्र 8.13। मध्य केंद्री मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। उपमध्य केंद्री सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी व एक भुजा बड़ी होती है। अग्र बिंदु एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा बड़ी होती है, जबकि अंत्य केंद्री टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। 8.5.11 सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडी। बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म झिल्लियां जिनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पौधों व जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। सारांश: सभी जीव कोशिका या कोशिका समूह से बने होते हैं। कोशिकाएं आकार व आकृति तथा क्रिया कार्य की दृष्टि से भिन्न होती हैं। झिल्ली युक्त केंद्रक व अन्य अंगकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका या जीव को प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक नाम से जानते हैं।